Jai Hind, good afternoon and a very warm welcome to all of you to this our content which session of research and editorial analysis powered by Growthmart UPSC। आज के इस पर्टिकुलर सत्र में हम लोग द हिंदू के एक वर्दी लेख के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा लेख है, हालांकि आज दो महत्वपूर्ण लेख छपे हैं, उसमें से यह सेशन में हम लोग प्रथम लेख के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक में यहाँ दृश्यमान है क्वेश्चंस पे। कुल मिलाकर यह आज का जो लेख है वो हमारे परीक्षा संबंधी है, हमारे सनदी सेवाओं के परीक्षा संबंधी है। मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ यह लेख संबंधी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और उसमें भी जो इश्यूज होते हैं रिलेटिंग टू सोशल सर्विसेज या सोशल सेक्टर्स एज लाइक एजुकेशन एज लाइक हेल्थ है, तो उसमें यह हेल्थ की बात करता है। इट डिस्कसेस द हेल्थ सेक्टर या हेल्थ सिनेरियो एज यू कैन सी द कवर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन कि यह पूरा का पूरा लेख स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ संबंधी है। और यह लेख में जो माहितियाँ दी गई है वो माहितियाँ कुछ खास नहीं है, मगर इसमें जो दो तीन चार बातें जो है जो थोड़ी अच्छी बातें की गई है, जिसमें सरकार को भी अंदेशा दिया गया है कैसे सरकार को काम करना पड़ेगा, प्लस सरकार के साथ साथ सामान्य जनता को भी यह लेख जो है वो कुछ संदेशा देता है कि हमें भी हमारे वर्तन में जो है कैसा करना चाहिए यह कोरोना के साथ लड़ने के लिए। कुल मिलाकर यह लेख में एक अच्छा सब्जेक्ट प्रदान करता है जो कि हमारे मेंस की परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा अच्छा हो। और इस लेख को आज हम लोग हमारी ब्लूप्रिंट के तहत ही देखेंगे। सबसे पहले निष्कर्ष की बात करेंगे, उसके बाद लेख में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है उसको भी देखेंगे, और उसके साथ साथ जो संशोधित तत्व है उसकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम हेल्थ सेक्टर इन इंडिया या हेल्थ केयर इन इंडिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, तस्वीर से शुरू करेंगे यह पूरे लेख की। दिस इज द आर्टिकल विच इज प्रिंटेड इन टुडेज द हिंदू, और ये बेनाम है, इट्स अननेम्ड आर्टिकल। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है जनवरी के संदर्भ में कि जनवरी में कोरोना से कैसे लड़ना है या कैसे लड़ना होगा, तो उसका भी यहाँ आधार लिया हुआ है और उसको बहुत ही अच्छा बताया है। प्लस जाहिर जनता को भी अपील की गई है कि कैसे जो है बिहेवियरल चेंज हमें करना है, तभी हम लोग यह कोरोना पेंडेमिक के साथ सामने लड़ पाएंगे, उसके सामने टिक पाएंगे। तो देखेंगे पूरा लेख। देखिए, जो होम मिनिस्टर की गाइडलाइंस है जिसका जिक्र मैंने किया, इसका फोटो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है आपके लिए। यह गाइडलाइंस है विच वॉज डेटेड 25 ऑफ नवंबर 2020, और इसका नाम जो है वो है गाइडलाइंस फॉर सर्विलियंस कंटेनमेंट एंड क्वेश्चन। यह गाइडलाइंस थोड़ी तगड़ी है, मगर यहाँ हमें उस गाइडलाइंस की चर्चा नहीं करनी है, तो इसीलिए हमने वहाँ उसका एक ही फोटो रखा है ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि केंद्र सरकार जो है वो किस तरह इस पूरे मसले पर काम कर रही है। और दूसरी बात, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर संविधान की दृष्टि से देखें तो हेल्थ जो है वो एक राज्य का विषय है, राज्य सूची में एक निहित विषय है। तो अगर इसके ऊपर केंद्र सरकार को काम करना है तो केंद्र सरकार को कुछ जो है लॉज के आधार पर काम करना होगा, कुछ कानून की मदद लेनी होगी। जिन कानूनों में केंद्र सरकार ने दो कानूनों की मदद ली है वो कुछ इस तरह है। तो प्रथम उसमें से जो कानून है वो है, आप कह लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, और साथ ही में एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि ब्रिटिश कालीन है और लगभग 1897 का यह एक्ट है। ठीक है, तो ये दो एक्टों की या ये दो कानून की मदद से आज केंद्र सरकार कोरोना की परिस्थिति के सामने लड़ने का प्रयास कर रही है। विदाउट दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट कैनॉट एक्ट ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि वो राज्य सूची की बात है, वो राज्य के डोमेन में आता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी के लिए पूरे भारत में, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए पूरे भारत में से यह कोरोना को निकालने के लिए, कोरोना के सामने अच्छी तरह से लड़ने के लिए, या आप कह लीजिए कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार यह दो एक्टों का सहारा लेकर सिंस बिगिनिंग काम कर रही है। जब से लॉकडाउन लागू किया तो लॉकडाउन लागू करने में ही उन लोगों ने यह दो एक्टों का सहारा लिया था, और आज भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उन लोगों को गाइडलाइंस आ रही है काम करने के, जो उन लोगों को आदेश आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
2005. They are not a simple order, they are not normal orders, regular orders, but they are actually coming out from Disaster Management Act of 2005, जो कि एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी सेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। वे लोगों की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिम्मेदारी के साथ साथ उन लोगों की जो जवाबदेही है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी बात, यह लेख में जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार क्या करना वाली है या क्या करना होगा उन लोगों को इस हॉलीडेज के मौसम में, उसकी भी बात की गई है। प्लस जाहिर जनता को भी अपील की गई है कि हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, कोरोना की असर जो है वो हमें घटते क्रम में दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोरोना को पीछे छोड़ दिया है, मगर कोरोना को पीछे छोड़ने के लिए अभी हमें कई सारे काम करने बाकी है या काम करने होंगे, जिसमें जन भागीदारी की अति आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल इज अ प्रीरिक्विसाइट टू डिफीट द डिजीज, टू डिफीट द पैंडेमिक कॉल्ड कोरोना। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह लेख एक संदेशात्मक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यह लेख में कोई एक्स्ट्रा कोई जो माहिती है उसके बारे में बात नहीं की गई है। सिर्फ कहा गया है कि सरकार को क्या करना होगा, सरकार क्या करना चाह रही है, और साथ में व्यक्तियों को भी क्या करना होगा, यानी कि जनता को क्या करना होगा, इसकी भी बात यहाँ की गई है। देखेंगे लेख की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें लेखक ने दो बिंदु पर बात की है। एक बाजू पॉजिटिवली बात की है और दूसरी बाजू जो है वो नेगेटिव बात की है। यहाँ हम पॉजिटिव लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव में बताया है कि जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारा जो कोरोना पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो डाउनवर्ड है, यानी कि यह नंबर ऑफ पेशेंट्स में गिरावट आई है, तो ये एक अच्छी बात है। नंबर ऑफ पेशेंट्स डिक्रीज। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जो है वो आ रही है, एक सब्सटेंशियल नॉर्मल लाइफ फिर से रिस्टोर हो गई है, तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव बात है। नॉर्मल लाइफ इज रिस्टोरिंग, तो ये दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि इलेक्शंस जैसी सार्वजनिक चीजें एंड अदर एक्टिविटीज, इलेक्शंस जैसी सार्वजनिक चीजें अब धीरे धीरे जो है हो रही है या जो है होने वाली है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो वो है मास प्रोटेस्ट। मास प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और ओवरऑल जो वैक्सीन का प्लान है वो भी रेडी है, रेडी टू रोल आउट है। समय के किसी भी बिंदु पर, आगामी समय के किसी भी बिंदु पर वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो जो है जोर शोर से होने वाला है। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट के जो है बॉक्स में लेखक के द्वारा रखे गए हैं, मगर वहाँ सामने लेखक के द्वारा चिंताएं भी जताई गई है, जैसे क्रिटिकल कार्य बंद पड़े हैं आज दिन तक, जैसे एजुकेशन, ये आज दिन तक सस्पेंडेड है। जब से पहले दिन यानी कि 23-24 मार्च को जब से लॉकडाउन लगा तब से आज दिन तक ये सस्पेंडेड रहे हैं। पार्शियली भी ये शुरू नहीं हुए हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, या चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो। दूसरी बात, जो एल्डर्स है वे अपने रूटीन मेडिकल चेकअप से वंचित रहते हैं या जो है रह रहे हैं। They are not able to get routine checkups due to this pandemic। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात है। उसके अलावा ये जो एल्डर्स है इनको ही ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज इट कैन बी ए डिजास्टर, क्योंकि एल्डर्स की सेहत का जो है ध्यान रखना है, एल्डर्स को ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, तो ये भी एक अपने आप में नेगेटिव बात है। प्लस यहाँ अगर देखें तो टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी कि होटल बिजनेस आप कह लीजिए, तो ये भी सस्पेंडेड है।
हालांकि यहाँ पॉजिटिव में हम लोग एक बात कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो है वो धीरे धीरे रिस्टोर हो गए हैं, मगर हम लोग नहीं कह सकते कि वो पूर्ण स्थिति में आ गए हैं। स्टेटस को हो गया है, स्टेटस को अभी ऐसे नहीं होगा, स्टेटस को आने में थोड़ी ज़्यादा देरी होगी। प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट में एक और भयंकर मुद्दा आ गया है, वो है कोरोना की नई स्ट्रेन। जो हमने देखा कि कोरोना ने अपने स्वरूप में थोड़ा फेरफार किया है, और इस स्वरूप के फेरफार से उसके गुण में भी फेरफार हुए हैं, उसके दोष में भी फेरफार हुए हैं। तो ये एक अपने आप में नेगेटिव में सबसे बड़ी बात हम लोग कह सकते हैं, न्यू स्ट्रेन। और हमने देखा कि कैसे है पूरा जो वेस्ट है यानी कि यूरोप है, वो यूरोप नए स्ट्रेन की झपेट में आ गया है, और धीरे धीरे भारत के ऊपर भी यह तलवार जो है वो लटक रही है कि भारत भी किसी भी क्षण यह नए स्ट्रेन के झपेट में आ सकता है। और अभी तक जो हमें समाचार मिल रहे हैं उनमें ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी 18 से 20 नए केसेस जो है यह नए स्ट्रेन के वो डिटेक्ट हुए हैं। तो इनकी वजह से तंत्र में भी दौड़धाम हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी दौड़धाम हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी दौड़धाम मची हुई है। ठीक है, तो ये सब सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बातें यह लेखक ने रखी है, और सामने उसने पॉजिटिव भी बताया है। और इनमें बताया है कि यहाँ सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, सरकार को यह पूरे के पूरे पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए they need a favor, they need a assistance of 130 crore people, they need a assistance of 1.3 billion डेमोग्राफी। तभी ये बात जो है वो पॉसिबल होगी अमिड यह जो कोरोना में जो हॉलीडेज आ रहे हैं। ये हॉलीडेज के लिए भी सरकार को तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉलीडेज में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जमा होगी। तो जमा होने से हम लोग नहीं रोक सकते, मगर ध्यान रख के जो है हमें हैंग आउट करना है, ये बात यहाँ होम मिनिस्ट्री सुनिश्चित करना चाहती है। और इसी की वजह से पुलिस डिप्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा एट द प्लेसेस वेयर मोर पीपल आर प्रिटेंड टुगेदर। जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग गैदर होने वाले हैं वहाँ पुलिस बंदोबस्त जो है वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सर्विलेंस रखा जाएगा। क्योंकि कुछ आवारा तत्व जो प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं है। आज के समय का डिसिप्लिन जो है वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ तत्व जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को अवॉइड कर रहे हैं, वो दूसरों के जीवन के ऊपर खतरा बन रहे हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अब मैदान में आ गई है, और इन हॉलीडेज के समय में वे 100% एक्यूरेट सर्विलियंस करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसा इस पूरी गाइडलाइंस में लिखा गया है, और जिसकी लेखक ने भी प्रशंसा की है कि ये अच्छी बात है, सरकार को यह निसंदेह करना चाहिए। मगर लेखक ने साथ में ये भी कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है भारत की, उसको भी समझना होगा, उसको भी अलर्ट अवेयर रहना होगा, और डिसिप्लिन में भी रहना होगा। तो ये बात हुई लेख की, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसको हमने 2 भागों में जो है डिवाइड कर दिया। हालांकि लेखक ने यह डिवीजन नहीं दिया, लेखक ने एक पॉजिटिव बात ऊपर बोली है, पॉजिटिव बात नीचे बोली है, मगर हमारी समझ के लिए, हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ जो है इसको क्लासीफाई कर दिया है, ताकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है हमारे लिए समझना ठीक रहे। आगे हम लोग जो हमारा तीसरा चरण है, जो संशोधित सामान्य अभ्यास का है, उसमें हम लोग भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को देखेंगे कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र है उसका क्या हाल है। हालांकि हम लोग इसको आंकड़ों की दृष्टि से नहीं देखेंगे, सिर्फ माहिती की दृष्टि से नहीं देखेंगे, मगर आगे की नीतियां क्या होगी उसकी दृष्टि से देखेंगे। प्लस हालिया जो वर्तमान परिस्थिति है वो क्या है उसकी भी बात करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ स्मार्ट आर्ट आपके लिए तैयार कर रखे हैं। सर्वप्रथम उसके संदर्भ में हम लोग चैलेंजेस देखेंगे हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में। फिर उसके बाद वह चैलेंजेस, वह चुनौतियों से कैसे उभर पाए, हम उन चुनौतियों का कैसे सामना करें, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आंकड़ों की यहाँ बात कम से कम करेंगे, जहाँ ज़रूरी होगा वहीं करेंगे, मगर जो पॉलिसी मेकिंग है उसको हम लोग अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। विच मीन्स कि हमारे मेंस की दृष्टि से ये बातें जो है वो थोड़ी हमें ज़्यादा काम लग सकती है, नहीं कि हमारी प्रिलिमिनरी में तो क्या है, आंकड़ों की बात होती है। अगर यहाँ कुछ आंकड़े मैंने दिए तो वो आपको निसंदेह प्रीलिम में उपयोगी हो सकते हैं, मगर ओवरऑल जो बात है वो पॉलिसी मेकिंग की है, करंट सिचुएशन की है, जो हमें डायरेक्टली मेंस के आंसर शीट में जो है हम लोग लिख सकते हैं, उसमें हमें फायदा हो सकता है। देखेंगे, देखिए यहाँ हमें पहले
5 चैलेंजेस देखनी है, जिस चैलेंजेस के सामने आज भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो जो है जूझ रहा है, उसके वह चुनौतियों को पूर्ण करने के लिए, वह चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए भारत का आज का स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो लड़ रहा है। तो उसके संदर्भ में सर्वप्रथम जो है वो है लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विस। लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विस, वी ऑल नो दैट वी आर पुअर इन अवर हेल्थ सर्विसेज, और नंबर ऑफ, आप कह लीजिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो भी यहाँ पर्याप्त नहीं है हमारी भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, भारत के गांवों की दृष्टि से। अगर गांवों के आंकड़े रखे और सामने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के आंकड़े रखे तो दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक चुनौती है, और इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वे प्राइमरी हेल्थ सर्विस से वंचित रह जाते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा है या सेवा है उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें भी हमें क्वालिटी भी बढ़ानी है, वो भी एक मुद्दा है, मगर इसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि क्वालिटी बढ़ानी है या आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, ठीक है। मगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी हेल्थ सर्विस में आज कमी है, उन कमियों को पूर्ण करना है, उन कमियों को हमें भरना है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जुड़ पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। ये बात हुई प्रथम। दूसरी बात है सप्लाई साइड डेफिशिएंसी। सप्लाई साइड, सप्लाई किसी भी चीज वस्तु की हो सकती है, सप्लाई डॉक्टर्स की हो सकती है, ट्रेंड मेडिकल वर्कर्स की हो सकती है, सप्लाई नर्सेस की हो सकती है, सप्लाई फार्मास्यूटिकल्स की हो सकती है, या फार्मास्यूटिकल्स आप कह लीजिए मेडिसिन, ठीक है, उसकी भी सप्लाई हो सकती है। हालांकि भारत में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि यहाँ हमारे पास दवाएं जो है खुद पड़ी हो, दवाओं की कमियां हो चुकी हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा है, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग, तो यहाँ दवाओं की कमी नहीं है, मगर जो कमी है वो है ट्रेंड मेडिकल वर्कर्स की, यानी कि अच्छा डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की। और हमें मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बिल्डिंग का ही समावेशन नहीं हो सकता, मगर बिल्डिंग के अंदर, मेडिकल बिल्डिंग के अंदर जो जरूरी चीज वस्तु है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज कोरोना के काल में हम लोग वेंटिलेटर का दे सकते हैं, कि आज जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट का जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस को हमें पूर्ण करना है, और इस डिफरेंस को पूर्ण करने के लिए हमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उनके फंड के बिना ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। तीसरा अगर देखें तो एडुकेट फंडिंग, जिसका जिक्र हमने किया कि वी नीड मोर फंड। आज अगर आंकड़े की बात करें तो जीडीपी की दृष्टि से हम लोग 1.4% ऑफ आवर जीडीपी स्पेंड कर रहे हैं ऑन हेल्थ, ओनली 1.4%, जो अपने आप में एक बहुत ही कम आंकड़ा है। प्लस अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशन वी आर फार टू लॉन्ग या फार टू शॉर्ट कह लीजिए यह हेल्थ स्पेंडिंग में, क्योंकि WHO रिकमेंड कर रहा है 5% जीडीपी का, दैट 5% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ओनली ऑन हेल्थ सेक्टर टू अपग्रेड टू एडवांस हेल्थ सेक्टर। तो ये भी एक अपने आप में गंभीर चुनौती है, जिसको हमें ओवरकम करना है, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट बजट की जरूरत है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जरूरत है। यहाँ करना है 5%। हालांकि नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी है उसके तहत 2.5% तक का सरकारी खर्च करने की कल्पना की गई है, मगर वो सिर्फ कल्पना है, उसको हमें लागू करना है। प्लस 2.5 से हमें और जाके आगे डबल भी करना है, तब हम लोग WHO के साथ जो है जुड़ पाएंगे, WHO के मापदंड के साथ एक बैलेंस कर पाएंगे। उसके बाद ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट हेल्थ, तो यहाँ केंद्र सरकार को अगर हेल्थ के मामले में कुछ बात करनी है तो केंद्र सरकार को किसी भी कानून का सहारा लेना होगा, जो कि अक्रॉस इंडिया
जो है लागू होता हो। ठीक है, इसी की वजह से एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो सकता, और अगर प्लानिंग हो भी गया तो उसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन की जो बात है उसको भी हमें संवैधानिक तौर पर उसे हमें क्लियर करना होगा। इसके लिए चाहे हमें संवैधानिक संशोधन भी क्यों ना करना पड़े, वो हमें करना चाहिए। और संवैधानिक संशोधन के तहत हमें हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी लाना पड़ेगा, ताकि केंद्र सरकार के डोमेन में भी आए, केंद्र सरकार भी अपनी तरीके से एक यूनिफॉर्म कानून जो है अगर वे लाना चाहे तो वे निसंदेह ला सकते हैं, जो आज के दिन गैरहाजिर है। तो ये भी एक चुनौती है। और उसके बाद सब ऑप्टिमल पब्लिक हेल्थ सिस्टम। देखिए, हमारी जो आज की जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या है कि पहले रोग हो जाए फिर रोगों का निराकरण करेंगे। रोग रोकने की बात यहाँ नहीं है, रोग को प्रिवेंट करने की बात नहीं है। तो दिस एक्चुअली मेक्स हार्ड फॉर अथॉरिटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बिकॉज वी जस्ट कैनॉट डिटेक्ट इट अर्ली, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है वो है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को रोग हुआ, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे भारत में आज मौजूद है, मगर नए रोग आए ही नहीं, नए रोगों का संक्रमण ही ना फैले। इतनी बढ़िया हेल्थ सिस्टम जो है वो हमारे भारत में आज भी नहीं है, जिसके ऊपर आगे हमें काम करना होगा। और आज कोरोना ने तो केंद्र सरकार को, ऐसा नहीं है भारत की ही सिर्फ केंद्र सरकार को, मगर दुनिया की सभी सरकारों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वे अपने हेल्थ सेक्टर्स को मजबूत बना सके। अगले 50 वर्षों तक वह हेल्थ सेक्टर्स को मजबूत बना सके, ऐसा मौका आज कोरोना ने विश्व भर की सारी सरकारों को दिया है, जिस मौके का फायदा इन सरकारों को उठाना चाहिए। तो ये बात रही चैलेंजेस की। दिस वर द चैलेंजेस विच आर एक्चुअली faced by our health sector, या which are actually faced by health sector of India। अब इसमें से ओवरकम होने के लिए, इसमें से बाहर आने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स भी है कि क्या करना चाहिए, कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और इन चैलेंजेस के जो है बाहर हम निकल सकते हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे के इस स्लाइड में करने वाले हैं। देखेंगे यह स्टेप्स है, कुल 6 स्टेप्सों में हमने पूरा जो सीन है वो बाइफरकेट कर रखा है, जिसके तहत सर्वप्रथम एनेबलिंग प्रिवेंटिव केयर। जो हमने बात की, प्रिवेंटिव केयर होनी चाहिए। रोग हो गया उसको ठीक करना वो एक हेल्थ मैकेनिज्म है, अवश्य है, मगर रोग होने ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष को। तो ये एक अपने आप में एक अच्छा एनेबलिंग प्रिवेंटिव केयर कह सकते हैं। और इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है उसे हमें मजबूत करना होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसका हमें नंबर भी बढ़ाना होगा, प्लस उसको मजबूत भी करना होगा, उसे वेल इक्विप्ड बनाना होगा। मजबूत इन द सेंस उसे वेल इक्विप्ड बनाना होगा। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक अपने आप में ही बड़ी बात है, और हमें सबको मालूम है कि किसी भी क्षेत्र हो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही धनराशि लगती है, बहुत ही रिसोर्सेस लगते हैं, मॉनिटरी रिसोर्सेस। तो हमें वो यहाँ खर्च करने होंगे ताकि हम लोग हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो और एडवांस बना सके। और इसके लिए हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सहारा लेना होगा। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनके पास से फंड कलेक्ट करके वो फंड सीधा हमें लगाना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हम लोग यह प्रिवेंटिव केयर मैकेनिज्म जो है वो पूरा डेवलप कर सकें, जो आज भारत के संदर्भ में एक समय की मांग है, आपातकालीन मांग हम लोग कह सकते हैं इस कोरोना के काल में। उसके बाद ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहेवियरल चेंज, जैसे हमने लेख के शुरुआत में ही बात की कि कोई आवारा तत्व होते हैं जिसको अपने जीवन की तो पड़ी नहीं होती, मगर अनडिसिप्लिन्ड मैनर में वे घूमते रहते हैं जो है पूरे प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, और अन्य लोगों के जीवों को खतरे में डालते हैं। ठीक है, तो यह बिहेवियरल चेंज हमें यहाँ से सुधारना होगा, प्लस सरकारी नीतियों को फॉलो करना होगा। हालांकि भारत में तो ऐसी कोई हवा अभी नहीं चल रही है, मगर जैसे जैसे हम लोग डेवलप होंगे, जैसे जैसे हमारे नागरिक जो है वे समृद्ध होते जाएंगे,
आर्थिक तौर पर, तो उन लोगों में ये भावना भी जन्मेगी, वे लोग उसके बाद सरकारी नीतियों को नहीं मानेंगे। जैसे आज यूएसए में हो रहा है, यूएसए में पिछले कई वर्षों से एक एंटी वैक्सीनेशन इमोशन जो है वो यूएसए में कई वर्षों से जन्मा हुआ है, और यूएसए के कई सारे नागरिक जो है वे सरकारी वैक्सीनेशन नीतियों को नहीं मानते हैं, वे उन लोगों को चैलेंज करते हैं, सरकारी नीतियों को नहीं मानते। जैसे सरकार जैसे बोले कि भाई आपको पोलियो के जो वैक्सीन है वो लेने हैं, सभी बच्चों को लेना है, वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, फायदेमंद है, तो हम लोग यहाँ चुपचाप ले लेते हैं कि भाई सरकारी गाइडलाइंस है और सरकार ने हमारे हित में ही ये बात बताई है या ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर हम लोग उसके तरफ ही है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारे पास समृद्धि कम है। मगर एक बार यह समृद्धि बढ़ गई, एक बार हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एंटायर अथॉरिटी। तो ये एक एंटी वेव जो है वो भी भारत में नहीं आनी चाहिए। ये भी एक अपने आप में जो है हेल्थ सेक्टर के चैलेंजेस से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकती है। फिर उसके बाद कई सारे आंदोलन होते हैं, जैसे हमने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ऐसे अभियान जो है वे योजना मात्र बनकर न रह जाए और यह योजना का पूरे जन आंदोलन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो ये एक सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपने बिहेवियर में सुधार करना होगा ताकि आज हमारा जो हेल्थ सेक्टर है जो दुर्बल है वो आगे जाकर जो है बलवान बन सके, अच्छा बन सके। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है। हमें मालूम है कि वी आर ए फेडरल, और हमें यह भी मालूम है कि फेडरलिज्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, वन होता है कोऑपरेटिव और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव। हालांकि इसमें हमें अंदर नहीं उतरना है, मगर सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर इसको देखना है। तो इसमें से हमें यह चूज करना होगा, यानी कि हार्मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तभी हमारे हेल्थ सेक्टर को अच्छा करना एक जो है पॉसिबल बात होगी, अन्यथा इट विल बी इम्पॉसिबल। अगर कंपटीशन होगी, अगर राइवलरी होगी स्टेट और सेंटर के बीच में, तो जो है ये हेल्थ सेक्टर जो है वो हमारा अच्छा नहीं हो सकता, और ये होने ही वाला है। अगले कुछ दिनों में जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंट होगा, तब जिन जिन राज्यों को आज की केंद्र सरकार के साथ अनबन है, वो राज्य में बहुत ही कठिन होगा वैक्सीन वहाँ के एक एक नागरिक को पहुँचाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी, राज्य सरकार टांग लड़ाएगी केंद्र सरकार के कामकाज में। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ए प्रीरिक्विजिट, तभी ही हेल्थ सेक्टर में सुधार जो है वे शक्य है, पॉसिबल है। उसके बाद मोर फंडिंग, जिसका जिक्र हमने किया कि जो 1.4 है उसको बढ़ाकर 2.5 करना है, जिसका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कल्पना की है, और जो WHO है उसने तो 5% की कल्पना की है। तो ये भी एक अच्छा कदम होगा हमारे हेल्थ सेक्टर्स को सुधारने में। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ये भी एक प्रीरिक्विजिट है। पूरा का पूरा केंद्र सरकार के हाथ में ही ना रहा है, पूरा का पूरा राज्य सरकारों के ही हाथ में ना रहा है, मगर इसमें हमें पंचायती राज लेवल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी इंक्लूड करना होगा, यह पूरी की पूरी चेन में। तभी ही हम लोग पूरे भारत में जो हेल्थ सेक्टर है उसको जो एडवांस बना सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। और क्रिएटिंग ए नोडल हेल्थ एजेंसी, एक नोडल हेल्थ एजेंसी की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह कोरोना ने विश्व भर की सरकारों को एक अपॉर्चुनिटी, एक तक दे रखी है कि आप लोग अच्छे से अच्छा सर्विलेंस सिस्टम, अच्छे से अच्छा जो है हेल्थ प्रिवेंशन सिस्टम आप लोग सेट कर सकते हैं, तभी ही कोरोना के सामने लड़ा जा सकता है। और ये बात भी है कि कोरोना तो एक महामारी है, मगर महामारियों का कोई अता पता नहीं होता, वो कहीं से भी किसी भी समय आ सकती है। और हमने इतिहास में भी देखा है कि कई सारी महामारियों का सामना जो है मानव जात ने किया है। तो ये कोरोना को खत्म करने की बात नहीं है, मगर आने वाले ऐसे पेंडेमिक्स के सामने लड़ने की भी बात है। प्लस हमारा जो आज का हेल्थ
जो सेक्टर है उसको भी सुधारने की बात है। तो कुल मिलाकर हम लोग इतने कदम ले सकते हैं जिससे हमारा हेल्थ सेक्टर थोड़ा सुधर सकता है, थोड़ा एडवांस हो सकता है। उसके अलावा अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ स्टेप में ही हम लोग कह सकते हैं कि ये अलग सा ही मुद्दा हो सकता है जिसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, और क्योंकि आज हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही बोलना उचित रहेगा। तो एक संशोधन के मुताबिक 76% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ से हमें भारत की वल्नरेबिलिटी का ख्याल आता है कि कितना वल्नरेबल भारत है, कितना वल्नरेबल भारत का हेल्थ सेक्टर है। प्लस हमारा जो पॉकेट स्पेंडिंग है ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हमें समझने में सरलता हो। पॉकेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, ये भारत का विश्व में सबसे जो है ज्यादा हो सकता है, या सबसे ज्यादा पॉकेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ करने वाले देशों की सूची में भारत का नंबर जो है वो आ सकता है। और एक संशोधन के मुताबिक 62% ऑफ आवर पॉकेट स्पेंडिंग इज डन ओनली ऑन हेल्थ केयर, जो विश्व के अन्य विकसित देशों या हमारे पड़ोसी देशों के तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। यही आंकड़ा जो यूएस की बात करें तो 13% है, यानी कि यूएस में कोई भी वहाँ का नागरिक है वो अपने जेब में से मात्र 13% ही रकम जो है उसको खर्च करता है हेल्थ के लिए या स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद चाइना की बात करें तो 54% है। यहाँ यूके का भी एक हमारे पास आंकड़ा है जिसके मुताबिक 10% यूके के सिटीजन स्पेंड करते हैं अपने जेब में से हेल्थ सेक्टर के लिए। और भारत देख लीजिए, अगर भारत के व्यक्ति के पास 100 रुपये है तो 100 में से 62 तो वो हेल्थ केयर के पीछे ही खर्च देगा और उसको सामने मिलेगा एक अनडेवलप्ड जो है हेल्थ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी हमें यह स्टेप्स टू बी टेकन में ही इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने यह संपूर्ण लेख देखा और लेख के साथ जो संशोधित तत्व है जो हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण है उसको भी देखने का प्रयास किया। और संशोधित तत्वों में हमने हेल्थ सेक्टर इन इंडिया देखा जिसमें हमने चैलेंजेस देखे और चैलेंजेस के साथ साथ व्हाट शुड बी डन वो भी देखने का प्रयास किया, जो हमारी मेंस परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। साथ में कुछ बातों को सिद्ध करने के लिए मैंने यहाँ आंकड़े भी दिए हैं, जो आंकड़े हमें निसंदेह प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी काम लग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले एडिटोरियल के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।